So yesterday, I hope you have understood cooperative banks. What are cooperative banks and their functions? Okay, now we would start with RRBs. What is RRBs? RRB is Regional Rural Bank. So by name itself, you will be able to understand for what purpose this bank is established. Basically to uplift and to develop the rural areas economically and those areas which are economically and socially marginalized sections. Okay, to develop such areas, such rural areas. See, it is written, RRBs were created to meet the excess demand for institutional credit. I mean, institutional credit means what? The businesses. मैम वॉइस स्लो आ रहा है. ओके, अभी आ रहा है आवाज? अभी ठीक से आ रहा है? Yes, yes. हाँ, okay. So in these RRBs were created to meet the excess demand of institutional credit. See, अब लोन्स देने की फैसिलिटीज जो है वो इंक्रीज होने लगी ग्रेजुअली. अब बहुत सारे बिजनेस सेटअप होने लगे. तो रूरल एरियाज में कोई सेटअप नहीं कर रहा था. तो इन आरआरबीज ने इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज को एंड जो बिजनेसमैन है उनको मोटिवेट किया कि आप अपना इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ऐसी जगह पे मतलब रूरल एरिया में सेटअप करें और आपको उसके लिए कंसेशनल रेट पे लोन दिया जाएगा. फ्री रेट, फ्री तो नहीं कह सकते हैं पर सस्ते में लोन दिया जाएगा. सस्ता लोन मतलब क्या होता है? इट इज कंसेशनल रेट ऑफ लोन. दैट मीन्स सपोज if you take up the loan on a usual basis, it would charge you maybe 9%, maybe 10%, maybe 12%. But if you take with this scheme, अगर रूरल एरिया में सेटअप करो या उसके आसपास सेटअप करो तो हम आपको लोन थोड़ा सस्ता करके देंगे. मतलब 5% या 6% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. तो आपके लिए जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है वो सस्ता हो गया ना. ओके, और ये वो रूरल एरियाज कह रहा है जो इकोनॉमिकली और सोशली मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं. ओके, नरसिम्हा कमिटी कॉन्सेप्शलाइज द क्रिएशन ऑफ आरआरबीज. कब सबसे पहला फर्स्ट आरआरबी क्रिएट हुआ था? 1975. यस. और इफ यू रिमेंबर द ईयर, आई मीन इट्स ओके. इफ यू डोंट रिमेंबर, डोंट पैनिक अबाउट दैट. ओके, in as a new set of regionally oriented. Now you have to develop regions, you have to develop rural areas. For this purpose, Narasimha committee has brought the new concept which was known as RRBs, that is regional rural banks. Okay, which would combine the local fee and familiarity of rural problems, characteristic of cooperatives, with the professionalism and large resource base of commercial banks. So it is a combination of commercial and cooperative banks in short. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स. क्यों? क्योंकि ये किसको फोकस कर रहा है? रूरल एरियाज और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, और उनकी प्रॉब्लम्स को देखेगा, उनको सस्ते में हर एक चीज प्रोवाइड करेगा, लोन प्रोवाइड करेंगे, उनके एरियाज को डेवलप करने के लिए स्कीम्स देंगे लोगों को. राइट, उन वहां के लोग जो हैं उनको सेविंग्स करने के लिए मोटिवेट करेंगे. ठीक है ना. तो इन्होंने फंक्शंस कौन से अपनाए हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स के. लेकिन उनके रोल्स कमर्शियल बैंक्स के भी होंगे, जैसे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स, एजेंसी फंक्शंस आल्सो. ओके, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस एज वेल. तो ये फंक्शंस भी होंगे. आरआरबीज वर सपोज टू इवॉल्व एज स्पेशलाइज्ड रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपिंग. क्यों ये बनाया गया? क्यों सोचा था कि हम एक रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए, सिर्फ जो रूरल एरियाज के डेवलपमेंट पे काम करे? ऐसा क्यों सोचा गया था? क्योंकि डेवलप करनी थी रूरल इकोनॉमी. राइट, जैसे वहां पे स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं. मार्जिनल फार्मर्स मतलब बहुत स्मॉल लेवल पे काम करते हैं. ठीक है, और एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, मतलब जिनको अपनी जमीन नहीं है बट दे अर्न वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल पार्ट. आर्टिसंस हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन है ना. उनको डेवलप करने के लिए, वहां की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए आरआरबीज को स्पेशल बनाया गया था.
ठीक है. RRBs was established with a view of developing rural economy by providing development of agriculture, trade, commerce, industries, and other activities in rural areas. So basically, its main motto is to provide the development to such different criterias, such different fields and occupations. Agriculture हो या फिर कोई ट्रेडिंग करता हो, छोटा मोटा बिजनेस, कॉमर्स में हो, मतलब कहीं पे समझो कोई आप एक जगह से दूसरी जगह पर गुड्स पहुंचा रहे हो, तो ये भी तो कॉमर्स की एक एक्टिविटी है. पैकिंग में इन्वॉल्व हो, ये भी तो कॉमर्स की एक एक्टिविटी है. मार्केटिंग कर रहे हैं, ये भी तो एक कॉमर्स की एक्टिविटी है. ठीक है. इंडस्ट्री एंड अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, मतलब जैसे मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिसंस, वीवर्स होते हैं, वो भी तो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. कारपेंटर्स होते हैं छोटे छोटे, मतलब छोटे लेवल पे बहुत जो काम करते हैं, वैसे टाइप ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जिनको हम बढ़ाएंगे तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी. ठीक है. क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज पर्टिकुलरली टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, लेबरर्स, आर्टिसंस, कारपेंटर्स, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स वाज एनकरेज्ड. है ना, कि ज्यादा से ज्यादा लोन किसको दिया जाएगा? सस्ते पे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. आरआरबीज ने क्या सोचा? ज्यादा से ज्यादा लोन किसको दिया जाए? ऐसे लोगों को जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं रूरल एरियाज में. वो लिस्ट दी गई है, बस उतना सही. अब जब आरआरबी को सेटअप करना है ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो कैपिटल है शुड नॉट एक्सीड 5 करोड़. ठीक है. सबसे पहली बात तो इट शुड नॉट एक्सीड 5 5 करोड़. crore. यस. और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू इन्वेस्ट मिनिमम अमाउंट दैट इज 25 lakhs. अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जब आरआरबी में इन्वेस्ट करता है तो मिनिमम 25 lakhs तो डालता ही है, उससे कम नहीं चलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का. और मैक्सिमम 1 करोड़, मतलब कम से कम 25 lakhs, ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़. हु विल इन्वेस्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट. कहाँ पे? आरआरबी की कैपिटल में. ठीक है. उसके बाद देर आर 196 RRBs कवरिंग 349 डिस्ट्रिक्ट्स. ये नहीं भी याद पड़ता है, दैट इज ओके. नंबर्स आई विल अंडरस्टैंड ऑफ कोर्स, इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है ऑफ कोर्स कि बच्चे सब कुछ नंबर्स वगैरह के साथ नहीं याद कर सकते, है ना. Now we have difference between commercial banks and cooperative banks. By now, I hope you understand the difference between the two. Commercial banks offers banking services to all individuals, businesses, corporate firms, governments, etc. But a cooperative bank is set up to provide agriculture, rural industries, and to trade and industries of urban areas. Basically, it was for the development of and providing finance to agriculturalists, rural industries, and industries in urban areas. Okay, the main function of cooperative banks. Now, who governs, who looks after to the workings of commercial banks? Banking Regulation Act 1949. Yes, you have to remember the year as well. ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 तो ऐसे याद करना है जैसे आपको नींद में भी कोई पूछे तो याद हो जाए. ओके. और कोऑपरेटिव बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965. Okay, this can be asked in MCQs. Now, MCQs pattern is in the internals. When you will attempt your internal exams, that is for 40 marks, there you will have to give 2 exams. Okay, as of now it is this way, but कभी वो थोड़ा बहुत चेंजेस तो हम लोग लाएंगे ही, क्योंकि अभी ये ऐसा टाइम है जब हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं. तो लेट्स सी how we can attempt to and how the system of internal exams will be, वो हम देखेंगे. ठीक है. मैम ओनली एमसीक्यूज होते हैं? हाँ जी, हाँ जी. इंटरनल्स में अभी तक तो यही सिस्टम था. एमसीक्यूज होते थे, 2 एग्जाम्स होते थे. ठीक है. 20 मार्क्स के, एंड देन ओनली एमसीक्यूज वर देयर, बट ऑनलाइन. मतलब आपको कॉलेज में ही आना होता था और कंप्यूटर पे आपको दिया जाता था, एंड एवरीथिंग वाज ऑन कंप्यूटर. ओके. पेपर में कुछ नहीं लिखना है आपको.
ऐसा था हमारा सिस्टम, बट अभी थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे चलता है इस बार। ओके, लेट्स सी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में बहुत आते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये गवर्न करता है किसको? कमर्शियल बैंक्स को। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965 किसको गवर्न करता है? कोऑपरेटिव बैंक्स को। ओके, एरिया ऑफ ऑपरेशन आपको पता होगा, कमर्शियल बैंक कितने लार्ज लेवल पे काम करती हैं और कोऑपरेटिव बैंक छोटे लेवल पे कुछ ही लोगों को सर्व करते हैं, वो सबको नहीं सर्व करती हैं सर्विसेज। ठीक है, इनका मोटिव ऑफ ऑपरेशन क्या होता है? कमर्शियल बैंक्स का मोटिव क्या होता है? टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। और कोऑपरेटिव बैंक्स का सर्विसेज देना, कि मैं अपने मेंबर्स को और रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए उनके मेंबर्स को सर्विसेज दूं। ठीक है, मतलब बेसिकली अपने मेंबर्स को ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज देने की कोशिश करता है। इनका मोटो ये नहीं होता है कि प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है ना। बेसिस ऑफ कंपैरिजन क्या है इसका? बोरोवर्स अकाउंट होल्डर्स होते हैं इसमें, ज्यादा से ज्यादा बोरोवर्स अकाउंट होल्डर्स होते हैं। और इसमें मेंबर्स के जो शेयर, मतलब मेंबर्स इसमें ज्यादा होते हैं। और इसमें जो लोग आपको पैसा देकर जाएंगे, डिपॉजिट्स देकर जाएंगे, एक दिन आपको रिटर्न करना पड़ेगा उसको, सच काइंड ऑफ अकाउंट्स आर देयर, जैसे फिक्स डिपॉजिट एंड ऑल। ठीक है ना। मेन फंक्शंस, मतलब यहाँ पे ना ये भी होता है कि जो शेयर कैपिटल, जो शेयर कैपिटल होती है ना, वो कम और बोरोड फंड ज्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट से पैसा उठाया हुआ, वैसे टाइप ऑफ फंड ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं कमर्शियल बैंक्स में। वेरेज इसमें मेंबर्स का पैसा ज्यादा होता है, मेंबर्स आके कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा देते हैं। इसमें एज सच मेंबर कोई नहीं होता है कमर्शियल बैंक में, होल्डर्स होते हैं, अकाउंट होल्डर्स, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स एंड करंट बैंक अकाउंट होल्डर्स। तो ये पैसा तो आपको एक दिन वापस करना है ना लोगों को। ठीक है। मेन फंक्शंस, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। अच्छा, इसका मेन फंक्शन क्या क्या होता है? एक तो लोगों से पैसा लेना डिपॉजिट्स के नाम पे, फिक्स डिपॉजिट के नाम पे, सेविंग डिपॉजिट के नाम पे, करंट डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, चार डिपॉजिट्स होते हैं ना। एंड ग्रांटिंग लोन्स टू द इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स, बिजनेसेस, कॉर्पोरेट फर्म्स एक्सेट्रा। तो लोन्स देना, लोगों को लोन्स देना, कंपनीज को लोन्स देना। ठीक है, ये इनका मेन फंक्शन होता है। अच्छा, तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है कोऑपरेटिव बैंक्स का? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स। हाँ, पब्लिक से भी एक्सेप्ट करते हैं वो अभी अभी, लेकिन ज्यादा डिपॉजिट्स कहाँ से आते हैं उनके पास? मेंबर्स। यहाँ पे मेंबर्स। मेंबर्स, हाँ देखो यहाँ पे मेंबर्स करके कुछ नहीं है, कमर्शियल बैंक्स में मेंबर तो कोई होता ही नहीं है। और कोऑपरेटिव फर्म्स मेंबर्स, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव फर्म्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही तो कोऑपरेटिव बैंक्स बनाती हैं। अगर मेंबर्स ही नहीं होंगे तो कोऑपरेटिव बैंक बनेगी ही नहीं, एज पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965 जो अभी ऊपर देखा। ठीक है, और लोन्स भी देते हैं ये लोग जो लोन्स देते हैं ना, ये ज्यादातर लोन्स किसको देते हैं? फार्मर्स, स्मॉल बिजनेसमैन, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स और आर्टिसंस, वीवर्स, कारपेंटर्स, जो स्मॉल लेवल पे काम करते हैं। ठीक है ना, मतलब स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को ज्यादा डेवलप करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डेवलप किया गया। अच्छा, ये कौन सी बैंकिंग सर्विसेज देते हैं? एरे ऑफ सर्विसेज, ऑफर्स एरे ऑफ सर्विसेज, मतलब ह्यूज वैरायटी ऑफ सर्विसेज, और ये कंपैरेटिवली लेस वैरायटी ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इसमें वाइड वैरायटी होती है, उसे कहते हैं एरे, मतलब बहुत सारे, मतलब लिमिट ही नहीं है, बहुत सारे जो बोलो वो सर्विसेज वो देते हैं। हर फील्ड के, हर एरिया की सर्विसेज आपको कमर्शियल बैंक देती है। ओके, और यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स आपको कंपैरेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सर्विसेज देते हैं, मैम, वैरायटी। हाँ जी। जो फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक है देखो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, हाँ जी। उसमें ऐसे टर्म लोन है जो है, उसमें से ऐसे लिख सकते हैं क्या? प्राइमरी डायरेक्ट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ग्रांटिंग लोन हाँ, करके। हाँ लिख सकते हैं ना। मतलब कहाँ बोल रहे हो आप, कमर्शियल की कोऑपरेटिव? कमर्शियल कमर्शियल बैंक के हाँ फंक्शंस जो है, एक्सेप्टिंग, हाँ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं ना? बट आप देखो यहाँ पे भी तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और ग्रांटिंग लोन है ना। देखो हाँ। आप क्या लिख रहे हो, एक डिफरेंशिएशन लिख रहे हो।
तो डिफरेंस यहाँ पे, तो अगर आप एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ग्रांटिंग लोन, यहाँ भी देखो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ग्रांटिंग लोन, तो किसको एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है, आई मीन किससे एक्सेप्ट करते हो और किसको ग्रांट करते हो, तो वो डिफरेंस है ना. आई मीन आई होप यू अंडरस्टूड. Yes, एक्सेप्टिंग ma'am. डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और यहाँ पे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स एंड पब्लिक. So this is the difference. Members and public makes the differentiation between commercial and cooperative. These are the words that makes the actual differentiation. So if you don't write public and members and public, it will be incomplete, no. ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से तो आपको पूरा लिखना चाहिए जैसे लिखा हुआ है. ठीक है, इट इज नॉट हार्ड टू अंडरस्टैंड. ठीक है ना. चलो आगे देखो. इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स लेस. यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स ऑन डिपॉजिट्स क्या होता है, कम. कमर्शियल बैंक्स आपको डिपॉजिट्स पे बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, वेयर एज कंपैरेटिवली कॉर्पोरेट बैंक्स अपने मेंबर्स को या फिर लोगों को जो डिपॉजिट्स जो रखवा के जाते हैं, सेविंग डिपॉजिट्स ओपन करते हैं, करंट पे तो मिलता नहीं है और फिक्स डिपॉजिट होता है, उस पर स्लाइट हायर नहीं, थोड़ा ज्यादा समझो, इधर 5% होगा तो इधर 6.5 होगा, या फिर 6% होगा, या फिर 5.5 होगा, ऐसा होता है. ठीक है, स्लाइटली हायर. ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, So, ma'am. yes, very good. So you started with financial institutions. Let me remind you of what we had done till now. So we have done, we started with financial institutions. We had done RBI, the apex position. On the apex position, we have RBI, that is central bank. We have done its functions. Then we did commercial banks and its functions. We did cooperative banks and its functions. We have done RRBs. Okay. A little more about a little information about RRB was available. And now the fourth part is development banks. Okay. The next part is development banks. Now, name itself tells you development banks was conceived as an instrument for achieving national economic objectives. Now, let me first tell you बेसिकली डेवलपमेंट बैंक्स क्यों बनाई गई थी. मैं आपको पहले ये बता देती हूँ, फिर हम अगर आगे आगे पढ़ते जाएंगे ना तो आपको और क्लियर होता जाएगा कि हाँ बराबर ये जो मैम ने पॉइंट बोली उससे मिलती जुलती है. सुन लो पहले. डेवलपमेंट बैंक्स को बेसिकली इसलिए बनाया गया था कि हमारी जो कंट्री में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी बैकवर्ड एरियाज हैं, उनको डेवलप करेंगे ना तो खुद ब खुद इकोनॉमी डेवलप होगी. बराबर भी है. इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे, फर्म्स को डेवलप करेंगे, बिजनेसेस को डेवलप करेंगे, जितनी भी इंडस्ट्रीज है. बेसिकली ये इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रीज को लोन चाहिए. ठीक है, ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए, या न्यू स्टार्टअप्स के लिए पैसा चाहिए, ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, फ्लरिश करना है, बिजनेस एक्सपैंड करना है इंडस्ट्री को, या फिर किसी एरिया में ब्रांच ओपन करना है, फंड्स नहीं है, तो ऐसी चीजों के लिए डेवलपमेंट बैंक्स बनाई गई. ठीक है, और इनका मेन मोटो ये भी था कि बैकवर्ड एरियाज जो है ना, जहाँ पे जो कुछ भी वहां पे डेवलप नहीं हुआ है, बैंक से रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती है, ऐसी बैकवर्ड एरियाज को भी डेवलप किया जाए. इनका मेन मोटो ये था. इनका मेन सर्विसेज ये होती है. जैसे कमर्शियल बैंक की मेन सर्विसेज क्या होती है वो आपने देख लिया, कोऑपरेटिव बैंक्स की क्या होती है वो भी देख लिया है ना. स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करते हैं वो. तो ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को डेवलप करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को लोन्स देना. रिलायंस टाटा जैसी कंपनीज की इंडस्ट्रीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उन्हें अगर फंड्स की जरूरत पड़ गई, एक्सपैंड करना है, अब कोई फंड्स चाहिए तो डेवलपमेंट बैंक्स के पास आते हैं. खैर उनको जरूरत पड़ती तो नहीं है, आपने तो देखा होगा गवर्नमेंट तक ऐसी कंपनीज से पैसा उठाती है लोन के फॉर्म में. मतलब ये कंपनीज इतनी बड़ी हैं कि गवर्नमेंट को तक देने की कैपेसिटीज रखती हैं. मैं सिर्फ रिलायंस टाटा की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनको फंड्स की जरूरत पड़ती है एक्सपैंड करने के लिए. ठीक है ना. तो मैं ऐसे एग्जाम्पल मैंने दिया रिलायंस टाटा. ठीक है ना.
So development banks was conceived as an instrument for achieving national economic objective. अब ये पूरा इकोनॉमी डेवलप करने के लिए आगे आता है, ठीक है. Its main role is to develop all the economic factors, ठीक है, main elements of economic factors. So इसके main constituents क्या है, मतलब क्या elements हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये है इनकी प्लानिंग, ये उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं. देखो 4 पार्ट्स में इनकी एक्टिविटीज को डिवाइड किया, इनकी प्लानिंग स्ट्रैटेजीज को डिवाइड किया. गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ. सबसे पहले इसमें तो गवर्नमेंट आकर डिसीजंस लेगी कि कैसे इकोनॉमी को ग्रो करना है. हाई प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, मतलब कैसे कोशिश, म्यूट खुशबू म्यूट. Okay, so there are 4 activities which tells you about the development planning strategies. Okay, तो सबसे पहले अगर डेवलप करना है तो गवर्नमेंट विल intervene. Government will come forward to suggest the remedies and the activities related to promotion of economic growth. Second, high protection to domestic industries. अब डेवलपमेंट बैंक्स का सबसे मेन मोटो क्या रहा कि हमारे कंट्रीज के जो, हमारी कंट्री के, इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है, डोमेस्टिक मतलब इंडिया, हम बात कर रहे हैं विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, जो भी इंडस्ट्रीज हमारी हैं, ठीक है. क्योंकि अभी देखो मैकडोनल्ड्स, क्या वो इंडियन इंडस्ट्री है, क्या वो इंडियन कंपनी है? मैकडोनल्ड्स क्या वो इंडियन कंपनी है? नो. तो वो कौन सी कंपनी है, आप मुझे बताएंगे कौन सा, क्या, कहाँ की है वो? यस, कहाँ की है? यूएस बेस्ड कंपनी है वो. दैट इज यूएस बेस्ड कंपनी. वो यूएस की कंपनी है, लेकिन उसको ज्यादा प्रमोट नहीं करना है, उसको ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं करना है, क्योंकि उसका बिजनेस तो ऑलरेडी चल रहा है. वो उधर की बैंक्स देख लेंगी ना उनको डेवलप कैसे करना है. हमने अपने लोगों को डेवलप करना है. अपनी इंडिया के जो भी जितने भी कंट्रीज, जितने भी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं और कंपनीज हैं, उन्हें ज्यादा प्रोटेक्ट करना है. अगर वो फाइट नहीं कर पा रहे, स्टैंड नहीं कर पा रहे मार्केट में, कॉम्पिटिटिव जहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गई है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गई है, तो बाहर की कंट्रीज भी इंडिया में आके ओपन कर सकते हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स है ना. बहुत सारी कंपनीज हैं जो बाहर की हैं हमारे इंडिया में, बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज में. कॉस्मेटिक की इंडस्ट्रीज है, आपने देखा होगा मैक कंपनी है ना, बहुत सारी कंपनीज हैं. अब आपने देखा होगा ये खाने पीने का जो फूड है, उसमें मैकडोनल्ड्स का एग्जाम्पल हो गया, ईटेबल्स में, है ना. ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंडिया की नहीं है. तो जो इंडिया की है ना, उसमें आपको उनको ज्यादा डेवलप करना है, उनको ज्यादा प्रोटेक्शन देनी है, उनको ऐसे प्रोवाइड करना है लोन्स जैसे वो ग्रो हो सकें. प्रमोशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स थ्रू डिफरेंट सब्सिडीज. आप उनको अलग अलग सब्सिडीज देकर कैपिटल एसेट उनकी बढ़ा सकते हैं, ठीक है. तो उनको प्रमोट करना, उनकी डेवलपमेंट करना. लैक ऑफ कंपटीशन एज द फोकस वाज ऑन प्लानिंग. अच्छा, इससे ना कंपटीशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इनका ज्यादा फोकस किस पे था? डेवलपमेंटल प्लानिंग, कि कैसे हम लोग इंडस्ट्रीज को डेवलप करें. अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री है, कंपनी है, तो कैसे उनके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें और फॉरेन करेंसी इंडिया में ज्यादा से ज्यादा आए, तो फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे ना. यस मैम. यस, तो उन्होंने ज्यादा फोकस इस पर किया. ओके. अच्छा, इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? देखो अब है ना, जो मैंने आपको पॉइंट पहले ही बता दी कि डेवलपमेंट बैंक का मेन फंक्शन क्या होता है, मेन क्यों डेवलपमेंट बैंक बनाई गई, उनका मेन पर्पस क्या है, अब वो मैंने आपको बता दिया. अब आपको ये सारी पॉइंट्स एसोसिएट आप कर पाएंगे, ठीक है. तो पहला क्या है? पहला इज टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ. मैंने आपको पहले ही बता दिया. हमारी कंट्री में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उनको ग्रोथ देने के लिए, उनको फ्लरिश करने के लिए, उनको एक्सपैंड करने के लिए
जितनी भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो डेवलपमेंट बैंक उनको बहुत इजीली दे देती है। टू डेवलप बैकवर्ड एरियाज जहाँ पे अभी तक बैंकिंग एक्टिविटीज फ्लरिश नहीं हुई हैं और बैंकिंग एक्टिविटीज ज़्यादा नोन नहीं है, लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते बैंकिंग एक्टिविटीज़ को, ऐसी एरियाज। ठीक है, टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना। अभी देखो एग्जाम्पल, हाँ मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज यू वांट टू ओपन अप अ बिजनेस ऑन अ लार्ज स्केल, ओके। तो आप, या फिर चलो आपका बिजनेस है बहुत बड़ी स्केल पे, आपका बिजनेस है, एक और ब्रांच, 2-3 ब्रांचेस और ओपन करनी है, कुछ फंड्स कम पड़ रहे हैं, तो यू हैव बोरोड फ्रॉम डेवलपमेंटल बैंक। Now when you borrow, you raise the funds, you have more money to invest in the business. Now if you have more money, more branches can be opened, more business can be expanded. Now because the business has been expanded, more branches have come up, therefore you need more number of people to operate it, so you require more number of people, therefore more number of people will be employed. Okay, more number of accountants, more number of auditors, more number of maybe sweepers, guard, and then clerks, and then जो सफाई करने वाले होते हैं, सब चाहिए ना, हर एक लेवल का आदमी चाहिए ना कंपनी में, तो सफाई करने वाला भी चाहिए, तो ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर पे बैठ के काम करने वाला मैनेजर भी चाहिए जो मैनेज कर रहा है सारी चीजें, सुपरवाइजर भी चाहिए फैक्ट्री में, सब वर्कर्स को ध्यान दे रहा है, सब जैसे हर तरीके के लोग होते हैं ना, वैसे हर तरीके का बिजनेस आपके पास है, हर तरीके का एक्टिविटी है, इतनी बड़ी कंपनी है तो सब चीजें देखनी पड़ती हैं, तो हर एक टाइप का आपको क्या बोलते हैं उसको, वर्क होना चाहिए, काम होना चाहिए, तो उसके लिए आपको हर तरीके के लोग चाहिए, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना, बढ़ेंगी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। ठीक है, तो इस रीजन की वजह से ये पॉइंट लिखी हुई है, क्योंकि आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ को डेवलप करते हो ना, प्रमोट करते हो, तो इसलिए जब इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, कंपनीज बढ़ेंगी, ब्रांचेस बढ़ेंगी और काम एक्सपैंड होगा, तो लोग भी तो चाहिए, कि ऐसे ही काम चलेगा, 2 लोगों से पहले काम चलता था एक कंपनी में, छोटी सी कंपनी में, अब कंपनी बड़ी हो गई तो अभी 2 लोगों से काम चलेगा, 2 मैनेजर्स से काम चल जाएगा, 10 एम्प्लॉयज होंगे चल जाएगा, नहीं, अब तो 20 चाहिए रहेंगे। तो जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जहाँ पे लोग ज्यादा चाहिए, वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी ना। ओके, टू जनरेट मोर एक्सपोर्ट्स, मैंने पहले ही ये क्लियर किया है ना, जब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस है तो आपको प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कैसे बढ़ानी चाहिए, उसको डेवलपमेंट बैंक आपको अप्रोच करती है ना उसके लिए, कि ज्यादा से ज्यादा जैसे आप प्रोडक्शन करें, जितने ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे उतने ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, यस मैम। और उतना ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स आपकी कंपनी का, आई मीन हमारी कंट्री में आएगा, विच इज अ गुड साइन। ठीक है, फॉर अवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू एनकरेज मॉडर्नाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। यस, आपको ना पहले मशीन ऐसे थी आपकी फैक्ट्री में, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपकी फैक्ट्री में ऐसे मशीन्स पड़ी थी जो बहुत स्लो थी, ऑटोमेटिक भी नहीं है, बैठ के उसको ओल्ड उसके ऊपर, मॉडल थी। हाँ नॉट सेमी ऑटोमेटिक थी या ऑटोमेटिक नहीं थी, बहुत पुरानी जिसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं। तो अब आपको फंड्स चाहिए कि आपको पूरी फैक्ट्री में वैसी मशीन्स लानी है जो मॉडर्न भी हो, मॉडर्नाइजेशन मतलब जो अभी इन्वेंट हुई हो, और जिसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत हो, जिसपे सिर्फ एक बटन प्रेस करने से सारे प्रोडक्शन, सारे गुड्स खुद ही अपने आप बनते जाएंगे, अपने आप एक वर्कर से काम चल जाएगा मेरा, है ना। ऐसी मशीनों सिर्फ बटन ऑन करना है, ऑटोमेटिक सब कुछ खुद ही होगा, बंद भी खुद ही हो जाएगी 10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, है ना, बंद भी खुद ही हो जाएगी, और फिर वापस एक ब्रेक के बाद आपने शुरू करना है, सब पूरे प्रोडक्ट्स जितनी देर में बनने हैं बन जाएंगे और निकल भी जाएंगे, पैकिंग भी हो जाएगी उसी में ही, सब कुछ हो जाएगा और बंद भी हो जाएगी। सच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजिकल मशीन्स, राइट। तो मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो ऐसी चीजों के लिए भी तो फंड्स चाहिए, तो डेवलपमेंट बैंक आपको, अगर आपको बिजनेस मॉडर्नाइज करना है, अभी अभी के हिसाब से आपको मशीन खरीदनी है और टेक्नोलॉजी खरीदनी है, कंप्यूटर्स खरीदने हैं, ठीक है,
तो उसके लिए भी फंड्स चाहिए। तो फंड्स कौन देता है? डेवलपमेंट बैंक्स। किसको? इंडस्ट्रीज को। किसको? कंपनीज को, फर्म्स को, है ना। ये लोगों के लिए नहीं होता है, ये इंडिविजुअल को कभी लोन नहीं चाहिए होता है। डेवलपमेंट बैंक्स कभी भी इंडिविजुअल्स को लोन्स नहीं देते। कमर्शियल बैंक्स देखो इंडिविजुअल को भी लोन देंगे। मैं अकेली हूँ, ठीक है, अब मुझे अकेला बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर अकेले मुझे घर खरीदने के लिए लोन चाहिए, या मैं सिर्फ एज एन इंडिविजुअल मुझे छोटा एक एक्टिविटी करने के लिए लोन चाहिए, अपना ट्यूशन स्टार्ट करने के लिए लोन चाहिए, सो दैट आई कैन सेट अप माय ओन एरिया एंड देन इन दैट पर्टिकुलर जो भी मैंने वो खड़ा किया, फ्लैट खड़ा किया, उसमें चीजें सेटअप करने के लिए अमाउंट चाहिए, पैसा चाहिए, तो मैं लोन ले सकती हूँ कमर्शियल बैंक से, ना कि डेवलपमेंट बैंक से। डेवलपमेंट बैंक ह्यूज एरियाज, मतलब बहुत लार्ज स्केल पे काम करती है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को लोन्स देती है, एक्सपैंड करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लाने के लिए, ठीक है। टू प्रमोट मोर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट्स को भी ये डेवलप करती है। टू रिवाइव सिक यूनिट्स, जो बीमार हो गई है बेचारी कंपनीज, जो गिरने वाली हैं, जो लॉसेस में चल रही हैं, है ना, उनको रिवाइव करना। रिवाइव मतलब फिर से खड़ा करना। जो लॉसेस में चल रही है ना, उनको फिर से खड़ा करने के लिए फंड्स चाहिए, खड़े होने के लिए फंड्स चाहिए, तो उनको रिवाइव करना। रिवाइव मीन्स री मीन्स फिर से, उनको फिर से अलाइव करना, जिंदा कर देना, ओके, उनको फिर से चलाने की कैपेसिटी में लाना, ओके, दैट टाइप। सिक यूनिट्स मतलब जो जो बिजनेसेस बंद होने वाले हैं, बिल्कुल लॉसेस में चले गए हैं और बिल्कुल मरने की स्टेट में है, ठीक है ना, उनको फिर से क्या कह सकते हैं, खड़ा करना, ओके। To improve the management of large industries by providing training, बहुत बड़े बड़े जो कंपनीज होती है ना, उनको उनको समझाना, कि ट्रेनिंग देना कि आप बड़ी बड़ी कंपनीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं स्मूथली, ठीक है। टू रिमूव रीजनल डिस्पैरिटीज और रीजनल इम्बैलेंसेस, कोई कोई रीजनल डिस्पैरिटीज आ रही हैं, ठीक है, कोई रीजनल इम्बैलेंसेस आ रहे हैं इंडस्ट्री या डेवलपमेंट को, या गुड्स को प्रोड्यूस करने में, या गुड्स को मार्केटिंग करने में। आपको लगता है कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है ना, यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे या मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती है, ठीक है, तो उस डिस्पैरिटीज को, मतलब डिफरेंसेस को, इम्बैलेंसेस को, प्रॉब्लम्स को रिमूव करना, उसमें भी आपको डेवलपमेंट बैंक हेल्प करती है। टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन न्यू एरियाज, है ना, आपको रिस्क कैपिटल प्रोवाइड करती है। मतलब आपने ना न्यू एरिया में कोई टेक्नोलॉजिकल बिजनेस शुरू करना है, तो रिस्क कैपिटल हो गया ना, ये तो वो कैपिटल हो गया कि न्यू एरिया में शुरू करना है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, नॉट श्योर, तो भी आपको वो कैपिटल देती है, उसे कहता है रिस्क कैपिटल। बाय प्रोवाइडिंग रिस्क कैपिटल, मतलब क्योंकि न्यू एरिया में शुरू करने जा रहे हैं ना आप, जहाँ पे बिल्कुल कभी भी ये बिजनेस सेटअप ही नहीं था, अब वहां आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो डेवलपमेंट बैंक आपको लोन देती है। अब उसके लिए तो खतरा है, डेंजर, कि मैंने पैसे यहाँ लगा तो दिए हैं, पर पता नहीं कि फ्लरिश होगा कि नहीं होगा। देखो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को आपने दे दिया एक्सपैंड करने के लिए, पता होता है फ्लरिश होगा ही होगा, बिजनेस फ्लरिश होगा, मेरा पैसा बढ़ेगा, लोन मुझे वापस मिल जाएगा टाइम से, ठीक है। लेकिन ऐसी जगह पे डाउट होता है, जो न्यू एरिया में बिजनेस सेटअप कर रहे होते हो आप, तो ऐसी जगह पे थोड़ा डाउट होता है, बट डेवलपमेंट बैंक आपको फिर भी देती हैं आपका फाइनेंशियल स्टेटस चेक करके, ठीक है। टू इम्प्रूव कैपिटल मार्केट इन द कंट्री, कैपिटल मार्केट मतलब कैपिटल एसेट्स को खरीदना बेचना जहाँ पे होता है ना, कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म, कैपिटल मार्केट मतलब लॉन्ग टर्म, ये हम पहले सीख चुके हैं। कैपिटल मार्केट में क्या होता है वो हम पहले सीख चुके हैं, इफ यू रिमेम्बर। तो कैपिटल मार्केट पे कैपिटल असेट्स को डील किया जाता है, कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स, खरीदा और बेचा जाता है, तो उनको इम्प्रूव करना, ठीक है। So we will quickly complete this also and then we will wind up with the lecture. Difference between commercial and development banks. देखो पहले किसके ऊपर डिस्टिंग्विश किया, किसी को याद है? अभी अभी इसी लेक्चर में। कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मतलब आप सुन रहे हैं, वेरी नाइस।
So now the difference between commercial and development banks. अच्छा, कब फटाफट से कर लेंगे, बहुत इजी पॉइंट्स है. कब वैसे तो मैं डिस्टिंग्विश करवाती नहीं हूँ, मैं हमेशा आंसर्स करवा देती हूँ और कहती हूँ डिस्टिंग्विश आप घर पे रिवाइज कर लेना, बिकॉज वही सारी पॉइंट्स होती हैं जो सिर्फ आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड है और बताती हैं कि कमर्शियल बैंक का ये है और डेवलपमेंट का ये है. हम पहले ही पढ़ चुके हैं ये सारी पॉइंट्स. ठीक है, चलो फटाफट देख लेते हैं. शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक ज्यादातर, और डेवलपमेंट बैंक बहुत लॉन्ग टर्म लोन्स देती है आपको, क्योंकि इंडस्ट्रीज और कंपनीज को लोन दे रहे हैं ना, तो बड़े पैमाने पे लोन दे रहा है, तो अमाउंट भी बड़ा होता है. तो जब अमाउंट बड़ा भी होता है तो उसको चुकाने के लिए भी तो उसको वो अच्छा खासा टाइम देती है ना बैंक. तो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, 5 years, 10 years, 15 years का लोन, like that. Accepting deposits from public, yes, कमर्शियल बैंक किससे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है? पब्लिक से. लेकिन ये पब्लिक से नहीं एक्सेप्ट करती है. यहाँ पे देखो किससे एक्सेप्ट कर रही है. कभी भी, हाँ, याद रखो, डेवलपमेंट बैंक्स कभी भी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते. मतलब हम पब्लिक हैं, हम कभी भी डेवलपमेंट बैंक्स में जाकर डिपॉजिट नहीं कर सकते पैसा. सेविंग बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, नहीं. करंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, बिल्कुल नहीं. तो कौन वहां पे, तो डेवलपमेंट बैंक को पैसा किधर से आता है? जब देखो बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है? जब पब्लिक डिपॉजिट करती है तब तो पैसा आता है बैंक्स के पास. लेकिन डेवलपमेंट बैंक तो एक्सेप्ट ही नहीं करती है डिपॉजिट पब्लिक से, तो उनके पास पैसा कहाँ से आते हैं? एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट, पैसा आएगा, पैसा नहीं आएगा तो बैंक चलेगी. बैंक का मतलब क्या? जिसमें पैसा आए और तब जाके बैंक लोन देती है. तो ये किससे पैसा लेते हैं? कमर्शियल बैंक्स. मतलब कमर्शियल बैंक्स इनको डिपॉजिट देती हैं. अब कमर्शियल बैंक के पास तो बहुत सारा पैसा है लोगों का, तो कमर्शियल बैंक बोलती है ठीक है, मैं थोड़ा सा अमाउंट आपके पास डिपॉजिट करती हूँ, ठीक है ना, आप लगाओ इसको जहां लगाना है, लोन्स दो, जहां जिस कंपनी को लोन देना है दे दो. ठीक है, तो कमर्शियल बैंक होती है जो अपना कुछ पैसा डेवलपमेंट बैंक्स को डिपॉजिट के नाम पे देती है. सेंट्रल बैंक भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, स्टेट गवर्नमेंट भी देती है. तो ये तीनों लोग मिलके डिपॉजिट करती हैं. इसमें पब्लिक नहीं होती है जो डिपॉजिट करने वाली है. ठीक है, रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यूज में आ सकता है, ट्रू और फॉल्स बन के. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, डेवलपमेंट बैंक के नाम पे आएगा, तो ट्रू और फॉल्स? यस, फॉल्स. वेरी गुड, because False. yes, development banks never accept deposits from public. True. आई बात समझ में? कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं इंटरनल्स में. किसी भी पॉइंट में देखो, बीच की पॉइंट थी ये, तो सब कुछ पढ़ना पड़ता है, कुछ भी छोड़ना नहीं है. ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट देखो. कमर्शियल बैंक्स डायरेक्ट फाइनेंस टू द कस्टमर्स. सीधा मैं कस्टमर को फाइनेंस दे सकती हूँ, सिंगल इंडिविजुअल, एक बंदे को भी फाइनेंस दे सकती हूँ मैं. फाइनेंस मतलब लोन. ठीक है, आप फ्री में तो किसी को नहीं दोगे ना, तो वो लोन ही हो जाएगा जिसपे आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे. अच्छा, अब ये रीफाइनेंसिंग करते हैं कमर्शियल बैंक्स को. अब समझो कमर्शियल बैंक्स को ना लोन उठाने की नीड पड़ी, तो वो डेवलपमेंट बैंक से ले सकते हैं. समझो कमर्शियल बैंक को लोन की नीड पड़ी, तो वो किससे ले सकते हैं? डेवलपमेंट बैंक्स. मतलब डेवलपमेंट बैंक्स प्रोवाइड रीफाइनेंसिंग. अच्छा, यहाँ पे री वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि कमर्शियल बैंक अपने पहले डिपॉजिट इनको देती है. पहले कमर्शियल बैंक ने इनको पैसा दिया, अब कमर्शियल बैंक को पैसों की नीड है, तो इनको रीफाइनेंस करेंगे, वापस देंगे ना इनको. ठीक है, रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज टू कमर्शियल बैंक्स. अच्छा, ठीक है. उसके बाद प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मनी मार्केट. शॉर्ट टर्म है ना, क्योंकि ये देखो फर्स्ट पॉइंट शॉर्ट टर्म, तो ये मनी मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कौन? कमर्शियल बैंक. और ये कैपिटल मार्केट में. क्यों? क्योंकि इनका जो लोन का सिस्टम होता है ना, ये लॉन्ग टर्म होता है. ठीक है ना. पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव देयर शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय. अच्छा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो शेयर कैपिटल आती है, जो पैसा आता है, वो कहाँ से कंट्रीब्यूशन आता है? गवर्नमेंट. वाइल प्राइवेट में कहाँ से आता है? पब्लिक. देखो ध्यान से सुनो, कमर्शियल बैंक्स में 2 बैंक्स होती हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर. जैसे आईसीआईसीआई प्राइवेट है, पब्लिक बैंक ऑफ बड़ौदा है. एग्जाम्पल दिया मैंने आपको समझाने के लिए. तो पब्लिक सेक्टर के पास पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है. शेयर कैपिटल के नाम की बात कर रही हूँ, डिपॉजिट्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं.
डिपॉजिट्स तो हम पब्लिक सेक्टर में भी कर सकते हैं, प्राइवेट में भी कर सकते हैं। मैं डिपॉजिट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ अगर पब्लिक सेक्टर को शेयर्स बेचने हैं तो कौन खरीदेगा? गवर्नमेंट। और अगर प्राइवेट कंपनीज को, सॉरी, प्राइवेट बैंक्स को शेयर्स बेचने हैं तो वो कौन खरीदता है? पब्लिक। और जो खरीदता है वो शेयर होल्डर बन जाता है। आई बात समझ में? अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ डेवलपमेंट बैंक्स में। तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करती है शेयर कैपिटल में। मतलब अगर डेवलपमेंट बैंक्स के शेयर्स बेचने हो तो हम पब्लिक को नहीं बेच सकते। इसमें पब्लिक कहीं पे भी नहीं होती है, कहीं भी नहीं, ना डिपॉजिट्स में ना शेयर कैपिटल में। प्लीज याद रखो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट खरीदती है शेयर्स। कौन से बैंक के? डेवलपमेंट बैंक के। आई बात समझ में? और इसमें पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर नहीं होता है डेवलपमेंट बैंक्स में। कुछ पब्लिक नहीं, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट ने खरीदा है तो पब्लिक ही होगा ना। तो मतलब इसमें पब्लिक और प्राइवेट दो पार्टीशंस नहीं होते हैं, इसमें होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट देखिए, प्रमोट सेविंग्स अमंग द पब्लिक एंड हेल्प कमर्शियल एक्टिविटीज। अब ये पब्लिक की सेविंग्स को प्रमोट करते हैं, मोटिवेट किसको करते हैं? पब्लिक को, कि आप मेरे पास सेविंग्स करो। ठीक है। और ये किसको कर, ये इनका मेन प्रमोशन कहाँ जाता है? इकोनॉमिक ग्रोथ के तरफ जाता है। इनका कमर्शियल एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं ये लोग। ये लोग क्या प्रमोट करते हैं? कमर्शियल एक्टिविटीज, जो बिजनेस की एक्टिविटीज, जिससे इनका बिजनेस बढ़े। और ये लोग बिजनेस को नहीं, मतलब अपने बिजनेस को फोकस नहीं करते हैं, ये फोकस किस पे ज्यादा देते हैं? प्रमोट किसको करते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। आई बात समझ में? मतलब इन शॉर्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही है जिन्होंने डेवलपमेंट बैंक्स को ओपन किया है। ठीक है। डेवलपमेंट बैंक्स को शेयर कैपिटल के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट ने ही। और गवर्नमेंट का काम तो यही होता है ना कि गवर्नमेंट थोड़ी अपना बिजनेस बढ़ाती है, वो तो इकोनॉमी को ग्रो करने का काम करती है ना। और यहाँ पे तो कमर्शियल बैंक अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज को बढ़ाती है, जिससे उनका बिजनेस बढ़े, जिनसे प्रॉफिट बैंक को ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक है, सबको समझ में आई बात? यस मैम। ओके। यस मैम। अच्छा, अब है ना ये जो लिखा हुआ है ना, देखो 1 2 3 4, ये बहुत सारी पॉइंट्स हैं। और है ना, ये क्या है? टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया। अब इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ इसका सुन लो ध्यान से। सिर्फ इसका नाम, फुल फॉर्म और इसका ऑब्जेक्टिव, दैट्स इट। 3 चीजें पढ़नी। इसका पूरा नाम, फुल फॉर्म, ठीक है, IFSCI, ये पहला टाइप है। दूसरा इसका फुल फॉर्म। तीसरा इसका मेन पर्पस क्या है, दैट्स इट। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। ये डेवलपमेंट बैंक के टाइप्स हैं, बहुत हैं, तो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे, उसका पहला लिखेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट बैंक, पहला IFCI, उसका फुल फॉर्म लिखेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव 2 लाइंस में लिखेंगे, दैट्स इट। तो आप जब पढ़ोगे ना तो टेक्स्ट बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट में आपको मैं बना कर दूंगी। ठीक है ना? ओके यस मैम। ओके ओके मैम। ओके। ओके। तो आ रहा है सबको Okay, कि ma'am. नहीं? आ रहा है समझ। यस मैम। आ रहा है ना? एक्सप्लेनेशन सही लगती है सबको? यस मैम। चलो बढ़िया। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ओके, टिल देन प्लीज कीप रिवाइजिंग। ओके, यस मैम। यस, चलो, ओके, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय मैम। बाय। आपका लेक्चर है ना दूसरा? यस मैम। यस मैम। ओके, तो मैं ना लीव करती हूँ। ओके, लीव करने के लिए मुझे Okay, ma'am. होस्ट बनाना पड़ेगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी आपको बना दूं? यस मैम ओके चलेगा। बेटा, आपका सबसे पहले नाम दिखा रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू। बाय एवरीबॉडी। बाय मैम।